यस। सो फाइन के बाद नेक्स्ट, कम्युनिटी सर्विसेज एज पनिशमेंट। कम्युनिटी सर्विसेज, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देता हूं, इट इज अ न्यूली इंट्रोड्यूस पेनल्टी अंडर द बीएनएस। आईपीसी में नहीं थी, न्यूली इंट्रोड्यूस पनिशमेंट अंडर बीएनएस। इंटरेस्टिंग है दोस्तों, शानदार पनिशमेंट दी है, न्यूली इंट्रोड्यूस पनिशमेंट। कम्युनिटी सर्विसेज, कम्युनिटी सर्विसेज मतलब समाज की सेवा करना, है ना। छोटे मोटे ऑफेंस है ना, माइनर ऑफेंस, कैसे, ये एग्जांपल्स दे रखे नीचे। माइनर ऑफेंस जैसे कि पब्लिक सर्वेंट का किसी इनलीगल ट्रेड में इन्वॉल्व होना, आपके पार्षद हो गए या फिर आपके विधायक हो गए या फिर किसी भी तरह का कोई भी पब्लिक सर्वेंट है, अगर वो किसी तरह के कोई इनलीगल ट्रेड में इन्वॉल्व हो रहा है। दूसरा, प्रोक्लेमेशन के अगेंस्ट में नॉन अपीयरेंस, प्रोक्लेमेशन के अगेंस्ट में कोर्ट ने एक जाहिर सूचना दी किसी एक व्यक्ति को कि आओ इस दिन कोर्ट में पेश हो, और वो पेश नहीं हुआ, अब उठा के कम्युनिटी सर्विसेज दे देंगे। अटेम्प्टिंग सुसाइड टू इन्फ्लुएंस लार्जर या लीगल अथॉरिटीज, अटेम्प्टिंग सुसाइड, ये बड़ा इंटरेस्टिंग केस होता है अटेम्प्टिंग सुसाइड के, है ना। वो कोई व्यक्ति आया, अपने ऊपर ऐसा पेट्रोल छिड़का, और पेट्रोल छिड़के और सरकार को या कलेक्टर को या किसी भी पर्सन को, किसी भी लीगल अथॉरिटी को, कोर्ट को, वो फोर्स करने की कोशिश कर रहा है कि मेरी बात मानो, नहीं तो कि आग लगा लूंगा, आग लगा लूंगा, आग लगा लूंगा। अब अगर ऐसी हरकतें करी ना तो कोर्ट उठा के सीधे कम्युनिटी सर्विसेज दे देगा। ठीक है ना। एक बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा है इसमें, शेयर करता हूँ आप लोगों के साथ। क्या हुआ कि गुजरात का ये किस्सा है कि एक व्यक्ति आया, उसने अपने ऊपर ऐसा बैरल में पेट्रोल बता के वो लेके आया बैरल में, और आग लगाने की, पेट्रोल डाल के और कोशिश करी। तो पेट्रोल डाल के कोशिश करके वो सरकार को सिर्फ डराना चाहता था, धमकाना चाहता था। ठीक है ना। तो कितने एबले लोग होते हैं कि उसने बेचारे ने पेट्रोल डाला अपने ऊपर और डराना धमकाना चाहता था, पीछे से कोई आया, उसने आग लगा दी माचिस से, और वो तो भग गया। और वो इंटेंशन नहीं था उस आगले का, वो बोले मैं तो सिर्फ डराना चाहता था, किसी ने सही में आग लगा दी। ठीक है। और ऐसे ही एक आध किस्सा ये भी सुनने में आया था कि खुद ने पेट्रोल डाला, पेट्रोल डाला, पेट्रोल डाला, सबको बता रहा पेट्रोल डाला, और पता चला आग लगा है तो आग लगे ही नहीं, पेट्रोल था ही नहीं, पानी डाल दिया खुद ने खुद को। बट अगर इस टाइप की कोई भी हरकतें करते हो ना आप, तो कम्युनिटी सर्विसेज ग्रांट हो जाएगी, ध्यान रखना। नेक्स्ट, पिटी थेफ्ट, मतलब छोटी मोटी चोरियां, 5,000 रुपये तक की। ठीक है ना। नेक्स्ट, पब्लिक मिसकंडक्ट बाय ड्रंकन पर्सन, ड्रंकन पर्सन नशे की हालत में, है ना, रोड पे हरकतें कर रहे हो, पब्लिक मिसकंडक्ट कर रहे हो। ठीक है ना। नॉर्मल लोगों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हो ड्रंकन स्टेट में, कम्युनिटी सर्विसेज। डिफॉर्मेशन, किसी को डिफेम करने की कोशिश कर रहे हो, किसी की रेपुटेशन हर्ट करने की कोशिश कर रहे हो, तो ये सारी चीजें हैं। ये न्यूली इंट्रोड्यूस है राजा, अभी अभी इंट्रोडक्शन हुआ है इनका। अगर इन सब चीज़ों को करते हुए पकड़ा है आप, तो कोर्ट आपको क्या दे देगा, कम्युनिटी सर्विसेज ग्रांट कर देगा। फिर समाज की सेवा करते रहना, और कंपनसेशन भी नहीं मिलेगा, विदाउट एनी कंपनसेशन। ठीक है ना। कारण क्या है सर, प्रिजन बर्डन को रिड्यूस करना है, जेल बहुत भरा गई है, प्रिजन बर्डन को रिड्यूस करना है, और हमें लोगों में सुधार लाना है ना। तो उनको जेल में डालने की बजाय, या फिर ये सीरियस ऑफेंडर है ना, जिनको तो आप खुला छोड़ ही नहीं सकते, उनको तो जेल में डाल ही देते, लेकिन इनके पास एक स्कोप है, छोटी मोटी हरकतें करी है इन्होंने, तो इनके पास एक स्कोप है। तो इनको बोले बोले यार तुमको जेल में नहीं भेजेंगे, तुमको समाज की सेवा करने में लगा देते हैं हम, हमारा भी काम हो जाएगा, समाज का भी काम हो जाएगा, तुमको पनिशमेंट की पनिशमेंट मिल जाएगी, और हो सकता है समाज सुधार में तुम भी सुधर जाओ। राइट। तो ये कम्युनिटी सर्विसेज, ये न्यूली इंट्रोड्यूस्ड है। और आखिरी में, डिफरेंस बिटवीन फाइन एंड पेनल्टी, ये एक्चुअली पार्ट तो नहीं है पनिशमेंट का, ये गलत यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है, बट ये एक सेपरेट हेडिंग है कि क्या फाइन और पेनल्टी किसको बोलते हैं। तो सुनो, अगर कोई एक्ट आपको प्रोहिबिटेड नेचर का, आपको नहीं करना है लेकिन आपने कर दिया, जैसे क्राइम नहीं करना है लेकिन कर दिया, फाइन लगेगा। सम इम्पोज्ड एज अ पनिशमेंट ऑफ ऑफेंस, फाइन लगेगा। और दूसरा पेनल्टी, इसका मतलब सर फेलियर टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट, कोई एक्ट आपको बोल रहा है कि साहब आपको ये चीज करनी है और आपने नहीं करी, आपको करनी है, और अगर आप नहीं कर रहे हो तो पेनल्टी लगेगी। तो ये दो डिफरेंस है बेटा, फाइन और पेनल्टी के। राइट। नाउ अब नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं अपन, नेक्स्ट हेडिंग लेते हैं, फंडामेंटल एलिमेंट्स ऑफ क्राइम। क्या ले रहे हैं अपन, फंडामेंटल एलिमेंट्स ऑफ क्राइम। ठीक है। सो क्राइम अगर बनाना है बढ़िया सा, एक अच्छा क्राइम बना के तैयार करना, तो क्या क्या चीज डालनी रहेगी,
तो तीन चीजें हैं बेटा। सबसे पहले ह्यूमन बींग, है ना, एक बढ़िया सी तपेली लो, उसमें पानी गर्म करो, उसमें सबसे पहले ह्यूमन बींग को डालो, फिर दूसरा मीन्स रिया या गिल्टी इंटेंशन को डालो, और तीसरा एक्टस रियोस को डालो। अरे सर क्या बोल रहे हो, समझ में ही नहीं आ रहा है, बताता हूँ, अपन है ना सब क्लियर करेगा, डोंट वरी। फंडामेंटल एलिमेंट्स ऑफ क्राइम। सो criminal law serves as a punishment offender and deter crime for an act considered to be crime। बीएनएस में सजा सिर्फ उसी को मिलेगी जिस एक्ट को हम क्राइम मानेंगे। किस एक्ट को क्राइम मानेंगे? तो फॉलोइंग एसेंशियल एलिमेंट होना चाहिए किसी भी एक्ट में, तब उसको क्राइम मानेंगे। पहला, नंबर 1, इट हैज टू बी डन बाय द ह्यूमन बीइंग। इट हैज टू बी डन बाय द ह्यूमन बीइंग लाइक मी, लाइक यू, ठीक है ना। अगर कोई शेर किसी को भी मार के और खा जाता है ना, उसके ऊपर बीएनएस नहीं लगेगा। अगर कोई सांप किसी को डंक मार के उसकी हत्या कर देता है ना, उसके ऊपर बीएनएस नहीं लगेगा। बीएनएस किसके ऊपर लगेगा? द क्राइम मस्ट बी कमिटेड बाय द ह्यूमन बीइंग, सिर्फ और सिर्फ, क्योंकि ह्यूमन बीइंग ही है जो लीगल ऑब्लिगेशन में है कि वो सही से एक्ट करे। तो अगर ह्यूमन बीइंग गलत एक्ट करता है, ह्यूमन बीइंग अगर कोई गलत एक्ट करता है तो उसके ऊपर क्राइम है, बस बीएनएस उसके ऊपर लगेगा, ठीक है ना। तो पहला इंपॉर्टेंट ह्यूमन बीइंग। दूसरा, मीन्स रिया। मीन्स रिया का मतलब होता है गिल्टी इंटेंशन या गिल्टी माइंड। आप सब जानते हैं कि किसी भी क्राइम को तब तक हम पनिशेबल ऑफेंस नहीं मान सकते, मतलब किसी भी एक्ट को हम तब तक पनिशेबल ऑफेंस या क्राइम नहीं मान सकते जब तक कि वो गिल्टी इंटेंशन या गिल्टी माइंड से ना किया गया हो, ठीक है ना। जैसे कि मैंने एग्जांपल उस टाइम भी दिया था कि मुझे कोई मारने आ रहा है, मेरा सामने वाले को मारने का कोई इंटेंशन नहीं था, लेकिन अगर वो मुझे मारने आ रहा है और मैं खुद का डिफेंस करने के लिए सामने वाले की हत्या कर देता हूँ, तो उसे क्राइम थोड़ा बोलेंगे भाई साहब, वो थोड़ा क्राइम है। क्या ये बात समझ में आई? तो ये गिल्टी इंटेंशन या गिल्टी माइंड, आपका क्राइम करने का इंटेंट होना चाहिए। दैट इज व्हाट गिल्टी इंटेंशन और गिल्टी माइंड इज ऑल अबाउट। द कंसेप्ट मीन्स रिया, राइट। ये एक मैक्सिम के थ्रू डेवलप हुआ है, एक्टस नॉन फेसिट रियम निसी मीन्स सिट्रिया। इसका मतलब रहता है कि एक्ट डज नॉट मेक द पर्सन गिल्टी अनलेस इट इज अकम्पेन्ड बाय द गिल्टी माइंड या गिल्टी इंटेंशंस, राइट। अब मीन्स रिया को ना 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, ये तीनों बहुत अच्छे से समझना, एक एक करके एग्जांपल से समझाता हूं मैं। मीन्स रिया 3 तरह का हो सकता है। पहला, इंटेंशन। इंटेंशन मतलब द पर्पस बिहाइंड द एक्ट। इट रिफर्स टू द स्टेट ऑफ माइंड वेयर पर्सन एम टू अचीव द पर्टिकुलर रिजल्ट। अगर किसी व्यक्ति को किसी को मारना है और उसको मारने के उद्देश्य से अगर आपने सामने वाले व्यक्ति के खाने में जहर मिला दिया, दैट मीन्स यू इंटेंड टू किल दैट पर्सन, दैट इज मीन्स रिया, सिंपल इंटेंशन। बट इसमें 2 चीजें और कवर होती है, नेग्लिजेंस एंड रेकलेसनेस। नाउ व्हाट इज नेग्लिजेंस मींस, बहुत ध्यान से सुनना, एग्जांपल से बहुत अच्छे से क्लियर करूंगा। पहले बता देता हूं नेग्लिजेंस का मतलब क्या है। फेलियर टू टेक केयर वेयर देयर इज अ ड्यूटी टू डू सो। अगर किसी चीज की टेक केयरिंग करने की आपकी ड्यूटी है, आपकी जिम्मेदारी है, और आप अगर उस जिम्मेदारी को निभाने में फेल हो जाते हो, तो इसको भी हम क्या बोलेंगे, इसको भी हम मीन्स रिया के तहत नेग्लिजेंस में कवर करेंगे और आपके ऊपर क्रिमिनल लाइबिलिटी लगेगी। बिल्कुल आपकी जिम्मेदारी थी ये उसको निभाना, और आपने अपनी जिम्मेदारी परस्यू नहीं करी है, दैट विल बी कंसिडर्ड एज नेग्लिजेंस। यस, एक एग्जांपल लेता हूं बेटा। आपने वो सुना है कि बहुत सारे डे केयर्स चलते हैं। डे केयर्स मतलब जहाँ पे छोटे छोटे बेबीज को उनके पेरेंट्स छोड़ के जाते हैं कुछ समय के लिए। अगर उनको कुछ बाहर काम रहता है, कुछ मार्केट में काम रहता है, तो अपने डे केयर में अपने बेबी को छोड़ के चले जाते हैं। वहाँ पे 2-3 जो टीचर्स हैं या फिर आयाज हैं वो उनका ध्यान रखती है। तो एक ये इनहेरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है डे केयर वालों की कि आप उन बेबीज की प्रॉपर टेक केयरिंग करें, हाँ या ना। तो सपोज करो एक मिस्टर ए एंड बी थे, मिस्टर ए एंड मिसेस बी, ये दोनों अपने बेबी को एक डे केयर में रख के गए और ये बाहर गए, तो ये डे केयर वालों की जिम्मेदारी कि उस बेबी का ध्यान रखें। वहां पे जो उस समय प्रेजेंट थी, जो भी है ना टेक केयरिंग जो करती थी वो प्रेजेंट थी, तो ये उनकी जिम्मेदारी थी कि वो मैडम जी जो हैं वो मोबाइल में लगी हुई हैं, बात कर रही है, ध्यान दे नहीं रही है। बच्चा डे केयर से बाहर निकला, रोड पे चले गया और उसका एक्सीडेंट हो गया। जिम्मेदारी किसकी?
हु विल बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेम? द लेडी ऑफ द डे केयर, वो जिम्मेदार रहेगी, वो रिस्पॉन्सिबल रहेगी। तो ये सेकेंड टाइप्स ऑफ मीन्स ये आती है नेग्लिजेंस। नेग्लिजेंस में क्या बोला है, साहब ये आपकी ड्यूटी थी टू टेक केयर करना, लेकिन आप अपनी ड्यूटी करने में क्या हो गए, फेल हो गए। सो दिस इज व्हाट द नेग्लिजेंस। और तीसरा रेकलेसनेस। रेकलेसनेस का मतलब होता है लापरवाही। रेकलेसनेस का मतलब होता है लापरवाही। इसके लिए और डेफिनेट डेफिनेशन जो है, जो प्रॉपर डिफाइन करती है, एक पर्सन, अ पर्सन फोर्सीज द पोटेंशियल कॉन्सिक्वेंसेज बट कॉन्सिक्वेंसली डिसरिगार्ड द रिस्क। इसका मतलब कि कोई व्यक्ति, उसको डेफिनेटली मालूम है कि रिस्क क्या है, उसको मालूम है कि ये रिस्क के साथ और किस तरह की प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है, कॉन्सिक्वेंस क्या हो सकते हैं, इसके रिजल्ट क्या है, लेकिन फिर भी रिस्क लिए जा रहा है। इंटेंट नहीं है किसी को मारने का, लेकिन मालूम है कि मैं अगर ऐसी हरकतें करूंगा तो किसी न किसी को कुछ हो सकता है, किसी को चोट लग सकती है, फिर भी करे जा रहे हो। रेकलेसनेस। फॉर एन एग्जाम्पल सपोज करो कि आप हवाई फायर कर रहे हो, ठीक है ना, ठन 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 ठन, आप हवाई फायर कर रहे हो, मालूम है कि इसमें रिस्क है कि गलती से अगर हाथ ऐसा का ऐसा हो गया और फायर हो गया तो किसी की भी जान जा सकती है, लेकिन फिर भी करे जा रहे हो। सेकंड एग्जांपल, आप बहुत तेज स्पीड में अपनी सुपर बाइक कर रहे हो, बहुत तेज स्पीड में सुपर बाइक चला रहे हो। अगर गाड़ी तेज चलाते हो, कार तेज चलाते हो, बाइक तेज चलाते हो, बहुत रिसेंट एग्जांपल्स हो रहे हैं, बहुत तेजी से गाड़ी चला रहे हैं लोग, तो एक चीज ध्यान रखना कि अगर गाड़ी तेज चला रहे हो तो ये रिस्क एसोसिएट है कि आप किसी को एक्सीडेंट कर दोगे। आपको मालूम है ये रिस्क एसोसिएटेड है, लेकिन फिर भी आप स्पीड से 150 की स्पीड से गाड़ी चला रहे हो और आपने किसी का एक्सीडेंट कर दिया, तो आप ये नहीं बोल सकते कि साहब मेरा इंटेंशन इनको मारने का नहीं था, मतलब मीन्स रिया नहीं थी। बाय डिफॉल्ट मीन्स रिया मान ली जाएगी रेकलेसनेस में। वो लेडी ये नहीं बोल सकती कि साहब मेरा इंटेंशन थोड़ा था इस बेबी को मारने का, ये तो निकल गया बाहर, मैं ध्यान नहीं दे पाई। अरे भैया जिम्मेदारी थी आपकी, आपका इंटेंशन भले ही मारने का नहीं था लेकिन आपकी गलती से मर गया। आपका इंटेंशन भले ही मारने का नहीं था लेकिन आपकी लापरवाही से मर गया। नेग्लिजेंस गलती, रेकलेसनेस लापरवाही, तो भी आपके ऊपर मीन्स रिया लग जाएगी। क्या ये बात समझ में आ गई? तो ये मीन्स रिया तीनों चीजों में कवर होती है, इंटेंशन, रेकलेसनेस या नेग्लिजेंस। कुछ एक्सेप्शन है मीन्स रिया के। पहला, स्टेचुटरी इम्प्लीकेशंस या इम्पोजिशंस। इन सर्टन केसेस द लॉ इम्पोजेस लाइबिलिटी रिगार्डलेस द मीन्स रिया। कोई फर्क ही नहीं पड़ता मीन्स रिया होनी हो, लॉ ने आपको लायबल बना दिया। जैसे कि पब्लिक हेल्थ फूड रेगुलेशंस के तहत, मतलब कि अगर किसी रेस्टोरेंट में मैं खाना खाने गया और उस रेस्टोरेंट में खाने की खराबी की वजह से अगर मुझे कुछ हो जाता है तो रेस्टोरेंट मालिक ये नहीं बोल सकता है कि साहब मेरे कोई मारने की इच्छा नहीं थी। फूड लॉज इंडिया के क्या बोल रहे हैं कि आपका खाना हाइजेनिक होना चाहिए, हेल्दी होना चाहिए, और अगर आपके खाना खाने से किसी को कोई भी तकलीफ पहुंचती, यू विल बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल। कोई फर्क नहीं पड़ता तुम्हारा इंटेंशन था या नहीं था, पहला। दूसरा, डिफिकल्टी इन प्रूविंग द मीन्स रिया। अगर मीन्स रिया कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस हैं और पेनल्टी बहुत छोटी है, छोटे छोटे केस में कोर्ट देखते ही नहीं कि तुम्हारी सोच थी कि नहीं थी, तुम्हारी गलती थी कि नहीं थी, दे देता है सजा। वो तो माइनर पेनल्टीज है, मीन्स रिया प्रूव करना डिफिकल्ट होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। पब्लिक सेफ्टी के केस में, पब्लिक सेफ्टी के केस में मीन्स रिया नहीं देखा जाता। पब्लिक सेफ्टी के केस में मीन्स रिया नहीं देखा जाता। बात अगर पब्लिक की सेफ्टी, पब्लिक ऑर्डर की होगी, मीन्स रिया नहीं देखा जाएगा। और इग्नोरेंस ऑफ लॉ, इसका मतलब यह है कि अगर आपको लॉ का नॉलेज नहीं है तो आप उसको एक्सक्यूज नहीं बना सकते। वन कैन नॉट एक्सक्यूज दैट ही डज नॉट हैव द नॉलेज ऑफ लॉ, तो ये चीज संभव नहीं है। तो इग्नोरेंस ऑफ लॉ, इसके लिए एक मैक्सिम है, इग्नोरेटिया जुरिस नॉन एग्जॉस्ट। इसका मतलब ये है कि इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नॉट एन एक्सक्यूज। एन इंडिविजुअल मे बी पनिशमेंट या पनिश्ड इवन इफ दे आर या दे वर अनअवेयर अबाउट द लॉ, राइट। और कॉर्पोरेट बॉडीज की मीन्स रिया, सर कॉर्पोरेट बॉडीज मतलब कंपनी। कंपनी तो एक आर्टिफिशियल पर्सन है, कंपनी इज एन आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। खुद का कोई दिमाग नहीं होता, खुद की कोई सोच नहीं होती है, तो कोई बात नहीं, कंपनी के जो ऑफिसर्स हैं, ऑफिसर्स की सोच को हम कंपनी की सोच मान लेंगे, ऑफिसर्स की लाइबिलिटीज को हम कंपनी की लाइबिलिटी मान लेंगे, ऑफिसर्स की मीन्स रिया को हम कंपनी की मीन्स रिया मान लेंगे, राइट। तो मीन्स रिया ये सेकेंड एलिमेंट है। पहला एलिमेंट हमने पढ़ा ह्यूमन बीइंग, देयर हैज टू बी अ ह्यूमन बीइंग ऑफ द कंडक्ट। दूसरा मीन्स रिया, दैट इज गिल्टी इंटेंशन। मीन्स रिया के तीन टाइप्स होते हैं, पहला तो इंटेंशन जो क्लियर है, दूसरा नेग्लिजेंस गलती, तीसरा रेकलेसनेस लापरवाही, और उसके बाद तीसरा एलिमेंट आता है दैट इज एक्टस रियोस। एक्टस रियोस मतलब फिजिकल एक्ट और ओमिशन। एक्टस रियोस रिफर टू द
एक्चुअल फिजिकल और अनलॉफुल ओमिशन। एक्टस रियोस मतलब काम करना, फिजिकल एक्ट करना, एक्चुअली एन एक्ट डन, एन एक्ट डन, एन एक्ट डन मतलब ह्यूमन बीइंग है, क्रिमिनल इंटेंशन है लेकिन एक्ट किया ही नहीं है। मैं ह्यूमन बीइंग हूं, ऑफ कोर्स हूं। मीन्स रिया है, बिल्कुल है। गिल्टी इंटेंशन है, किसी व्यक्ति को जान से मारना है, सोच है मेरी, लेकिन जब तक नहीं मारूंगा तब तक कुछ नहीं होगा, ठीक है ना। सिर्फ गिल्टी इंटेंशन या ह्यूमन बीइंग होने से कुछ नहीं होता, एक्ट करना पड़ेगा। तो ये तीसरा एलिमेंट है, एक्टस रियोस, द फिजिकल एक्ट, या फिर जो करने की जिम्मेदारी थी उसका ओमिशन। क्या ये बात समझ में आई? तो ये तीन चीजें एलिमेंट ऑफ क्राइम में आती है। फर्स्ट हैज टू बी द ह्यूमन बीइंग, सेकंड मींस रिया, एंड थर्ड एक्टस रियोस, राइट। चलिए अब इसके बाद बढ़ते हैं बेटा आगे, कॉग्निजेबल ऑफेंस वर्सेस नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। कॉग्निजेबल ऑफेंस के लिए में ये सेम एज आईपीसीसी है, आईपीसी सेम आईपीसी वाला है। कॉग्निजेबल ऑफेंस मतलब मोस्ट सीरियस ऑफेंस। कॉग्निजेबल ऑफेंस उन ऑफेंस को बोला जाता है जिसमें एक पुलिस ऑफिसर किसी व्यक्ति को कोर्ट के वारंट के बिना भी अरेस्ट कर सकता है। अरेस्ट विदाउट वारंट, एंड अरेस्ट विदाउट वारंट, अरेस्ट विदाउट वारंट, बिना वारंट के अरेस्ट किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है, कॉग्निजेबल नेचर है, ठीक है ना। द पुलिस हैज टू, the police authority have to the police have the authority to investigate and make arrest such person based on their own judgment। जैसे मर्डर, रेप, थेफ्ट, सीरियस नेचर ऑफेंस, यहाँ पे लिख देंगे अपन सीरियस नेचर ऑफेंस, सीरियस नेचर के ऑफेंस, ठीक है ना, पुलिस ऑफिसर अरेस्ट कर सकता है विदाउट वारंट। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, क्राइम वेयर पुलिस ऑफिसर डज नॉट हैव अथॉरिटी टू अरेस्ट द अक्यूज्ड विदाउट वारंट। इसका मतलब वारंट के बिना यहाँ पे अक्यूज्ड को अरेस्ट नहीं किया जा सकता। अगर आपको अक्यूज्ड को अरेस्ट करना है, फर्स्ट यू नीड टू सीक द परमिशन ऑफ द कोर्ट। इसका मतलब कोर्ट से वारंट लेके आना पड़ेगा। और फिर लेस सीरियस नेचर ऑफेंस, लेस सीरियस नेचर ऑफेंस, जैसे कि माइनर असॉल्ट हो गया, डिफामेशन हो गया, पब्लिक न्यूसेंस हो गया, इसमें सीधे अरेस्ट नहीं कर सकते। कोर्ट के पास जाओ, कोर्ट से अरेस्ट वारंट लेके आओ और फिर अरेस्ट करो। कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल में डिफरेंस, राइट। चलिए अब इसके बाद आते हैं बेटा क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स एंड पावर। बीएनएसएस के तहत कौन कौन से कोर्ट और उनके पास कितने कितने पावर्स हैं, इसको हम बात करेंगे। तो कितने तरह के कोर्ट है और उनके पास क्या क्या तरह के पावर है। तो सबसे पहले क्रिमिनल कोर्ट में द वेरियस क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोर्ट एग्जिस्ट टू डील विद द क्रिमिनल मैटर्स, विद सुप्रीम कोर्ट हैविंग द अपीलियन जुरिस्डिक्शन इन सर्टेन केसेस फ्रॉम द हाई कोर्ट। इसका मतलब क्या है कि सुप्रीम कोर्ट के पास सिर्फ अपीलियन जुरिस्डिक्शन है। तो एक चीज ये बहुत अच्छी क्लियर कर दी इन्होंने, सुप्रीम कोर्ट में कोई भी क्रिमिनल मैटर सीधे जाके आप केस फाइल नहीं कर सकते, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन। आई होप आपको जुरिस्डिक्शन क्लियर है, ओरिजिनल और अपीलियन जुरिस्डिक्शन क्या होता है। मैं तब भी थोड़ा सा एक डिफाइन कर देता हूं कि ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन का मतलब कि जब किसी भी कोर्ट में कोई सा भी मुद्दा, कोई सा भी केस पहली बार सुना जाता है तो वो कोर्ट ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन एक्सरसाइज करता है। और अपीलियन जुरिस्डिक्शन मतलब उसके सबऑर्डिनेट कोर्ट में वो मुद्दा पहली बार सुना है और अब उस सबऑर्डिनेट कोर्ट के डिसीजन के अगेंस्ट में अपील उस कोर्ट में हो रही है। फॉर एन एग्जांपल कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में सबसे पहले कोई सा डिस्प्यूटेड मैटर या कोई सा भी केस फाइल किया गया था, तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में सबसे पहले केस फाइल किया गया था, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन एक्सरसाइज कर रहा था। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के डिसीजन के अगेंस्ट में हाई कोर्ट में अपील करी गई, हाई कोर्ट अब अपीलियन जुरिस्डिक्शन एक्सरसाइज करेगा। क्या ये क्लियर है? आई होप। तो ऐसे केसेस में सुप्रीम कोर्ट में कभी भी आप सीधे कोई भी क्रिमिनल केस सुप्रीम कोर्ट में सीधे जाके फाइल नहीं कर सकते, या तो आपको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में करना पड़ेगा, ज्यादा से ज्यादा आप हाई कोर्ट में जाके फाइल कर सकते हो। सुप्रीम कोर्ट सिर्फ अपीलियन जुरिस्डिक्शन एक्सरसाइज करेगा, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन कभी एक्सरसाइज नहीं करेगा। बट सिविल मुद्दों में और स्पेसिफिकली सिविल में भी, स्पेसिफिकली फंडामेंटल राइट ब्रीच, याद करो आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एसोसिएशन, याद करो आर्टिकल नंबर 14, याद करो आर्टिकल नंबर 19, लिखा हुआ है कि फंडामेंटल राइट के ब्रीच का अगर मुद्दा है, अगर पर्सनल लाइफ एंड लिबर्टी का मुद्दा है, तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट में जाके अपना पिटीशन फाइल कर सकते हो। आपको नीचे के कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं है, आप इग्नोर कर सकते हो नीचे के कोर्ट को।
you can directly go to the Supreme Court, but not in the criminal cases. No, क्रिमिनल केसेस सीधे सुप्रीम, तो सुप्रीम कोर्ट सिर्फ और सिर्फ क्या कर सकता है बेटा, अपीलियंट, वो भी किसकी, हाई कोर्ट के डिसीजन की अपील सुन सकता है। सर मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट को बाहर कर दिया गया है बीएनएसएस से, बीएनएसएस के द्वारा मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के पास अब क्रिमिनल केसेस सुनने के अधिकार नहीं है। नाउ पावर ऑफ कोर्ट, कोर्ट आर ऑथराइज्ड टू ट्राई ऑफेंस, ठीक है ना। सबसे पहले सर कैन बी ट्राइड अंडर बीएनएस, कैन बी ट्राइड अंडर बाय हाई कोर्ट, सेशन कोर्ट और अदर डेजिग्नेटेड कोर्ट। तो यहाँ पे कौन कौन से कोर्ट को पावर दे रखा है, हाई कोर्ट है, सेशन कोर्ट है, और इसके अलावा जो भी अदर कोर्ट जिनको डेजिग्नेट कर दिया गया है। और इसके बाद सेंटेंस कौन कौन से कोर्ट कितने कितने पास कर सकते हैं। सबसे पहले हाई कोर्ट सब तरह के सेंटेंस दे सकता है, कहीं पे लिख लेना, हाई कोर्ट सारे सेंटेंस, डेथ पेनल्टी भी दे सकता है, उम्र कैद भी दे सकता है, सब दे सकता है। तो सेशन कोर्ट भी सब दे सकता है, सेशन जज सब दे सकता है, बट अगर सेशन जज को डेथ पेनल्टी देनी है तो उसको हाई कोर्ट से कंफर्मेशन लेनी पड़ेगी। सेशन कोर्ट या सेशन जज अगर कोई किसी व्यक्ति को डेथ पेनल्टी देना चाहे, अगर किसी व्यक्ति को फांसी की सजा देना चाहे, तो फर्स्ट उससे हाई कोर्ट से परमिशन लेनी पड़ेगी। बिना हाई कोर्ट की परमिशन के डेथ पेनल्टी सेशन कोर्ट नहीं दे सकता है। ओके सर, लाइफ इंप्रिजनमेंट दे सकता है, बिल्कुल दे सकता है। हाई कोर्ट की परमिशन चाहिए उसके लिए, नहीं, हाई कोर्ट की परमिशन सिर्फ एक मैटर के लिए चाहिए, कौन सी, डेथ पेनल्टी। डन। इसके बाद सर सीजेएम चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट ज्यादा से ज्यादा 7 साल तक की सजा। सर फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट ज्यादा से ज्यादा 3 साल तक की सजा या फिर 50,000 रुपए तक का जुर्माना। अमेंडमेंट, पहले ये 50,000 रुपए का जुर्माना एक्चुअली 10,000 रुपए का हुआ करता था आईपीसी में, बीएनएस में आने के बाद 50,000 का हो गया, चेंज, राइट। फिर सेकेंड क्लास मजिस्ट्रेट 1 साल तक की सजा या फिर 10,000 रुपए का जुर्माना। अमेंडमेंट, पहले ये 2,000 रुपए तक का जुर्माना हुआ करता था, अब 10,000 तक का हो गया, चेंज, राइट। और इसके अलावा कम्युनिटी सर्विसेज, ये तो कोई भी दे सकता है, कम्युनिटी सर्विसेज कोई भी कोर्ट दे सकता है। तो कोर्ट कितने तरह के हो गए सर, हाई कोर्ट कौन सी सजा दे सकता है, सब, किसी की कंफर्मेशन नहीं। सुप्रीम कोर्ट कौन सी सजा दे सकता है, सब, किसी की कंफर्मेशन नहीं। सेशन कोर्ट या सेशन जज कौन सी सजा दे सकता है, सब, किसी की कंफर्मेशन हाँ। डेथ के केस में, डेथ पेनल्टी के केस में हाई कोर्ट की कंफर्मेशन, ओके। चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट कितने तक की सजा दे सकता है, 7 साल। फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट कितने साल तक की सजा दे सकता है, 3 साल तक की सजा, और जुर्माना 50,000 तक का। सेकेंड क्लास मजिस्ट्रेट कहां तक की सजा दे सकता है, 1 साल तक की, जुर्माना 10,000 तक का, और कम्युनिटी सर्विसेज कोई भी दे सकता है, ठीक है ना। तो ये चेंज अंडर द बीएनएसएस, ये जैसे मैंने बताया कि पहले 10,000 से 50,000 तक के अब फाइन बढ़ चुके हैं, ओके। और मल्टीपल ऑफेंस अगर आपने किए, एक से ज्यादा ऑफेंस किए, तो पहले उसमें 14 साल तक की सजा थी आईपीसी में, अब इसमें 20 साल तक की सजा हो गई है। Now, inherent power of the court has inherent power to make order necessary to give the BNS and prevent the abuse of court। इसका मतलब क्या है कि कोर्ट किसी भी तरह के पावर, इनहेरेंट पावर है कि किसी भी तरह का ऑर्डर दे सकता है बीएनएसएस को और कोर्ट रूम प्रोसीडिंग्स के अब्यूज को रोकने के लिए। आप अगर जबरदस्ती कोर्ट का समय व्यर्थ कर रहे हो, कोर्ट कोई सा भी ऑर्डर दे सकता है कि भैया आपकी एफआईआर को हटा दिया जाए, क्वॉश कर दिया जाए, क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स को हटा दिया जाए, क्रिमिनल प्रोसीडिंग नहीं पास करी जाए, या कोर्ट आपका केस लेने से मना कर सकता है। इनहेरेंट पावर ऑफ द कोर्ट, कोर्ट जो चाहे वो कर सकता है, कोई तकलीफ वाली बात नहीं है, दैट इज कंप्लीटली अप टू द कोर्ट। क्या ये बात समझ में आई, हाँ या ना। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, अरेस्ट ऑफ अ पर्सन एंड प्रोसीजर ऑफ अरेस्ट, ठीक है ना। तो अरेस्ट ऑफ अ पर्सन, अब ये चलो ठीक है, ये वाला टॉपिक ले लेते हैं, अरेस्ट ऑफ अ पर्सन ले लेते हैं, फिर प्रोसीजर टू अरेस्ट ये नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे। अरेस्ट ऑफ अ पर्सन, अरेस्ट डेफिनेशन, अरेस्ट का मतलब क्या है, किसी व्यक्ति की पर्सनल लिबर्टी, पर्सनल लीगल अथॉरिटी के द्वारा होल्ड कर देना, मतलब आपका पर्सनल रूम हियर एंड देयर, आपकी पर्सनल लिबर्टी, आपकी आज़ादी, उसको छीन लिया जाता है, आपको अरेस्ट करके कोई भी लीगल अथॉरिटी रख लेती है, ताकि आप किसी भी तरह का कोई फ्यूचर में क्रिमिनल एक्ट नहीं कर पाओ।
सर अरेस्ट कौन कर सकता है? तो पुलिस कैन अरेस्ट विदाउट वारंट। पुलिस विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकती है, लेकिन ऑफेंस कैसा होना चाहिए? कॉग्निजेबल होना चाहिए, जैसा कि मैंने आपको बोला। तो या तो पुलिस ने किसी पर्सन को कॉग्निजेबल ऑफेंस करते हुए देख लिया है, या फिर कोई क्रेडिबल इंफॉर्मेशन पुलिस को मिली है कि कोई व्यक्ति कॉग्निजेबल ऑफेंस कर रहा है जिसकी सजा 7 या 7 साल से ज्यादा हो सकती है। तो ऐसे में उसको विदाउट अरेस्ट कर सकती है, विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकती है पुलिस, उसमें वारंट लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना? तो या तो पुलिस ऑफिसर के सामने ही पर्सन ने कॉग्निजेबल ऑफेंस कर दिया, या फिर कोई क्रेडिबल इंफॉर्मेशन मिली है, मतलब पुलिस को कोई जानकारी मिली है अपने खुफिया सूत्रों से। पुलिस के खुफिया सूत्र बोल रहे हैं कि वो मिस्टर एक्स से वो वहां पे मर्डर अटेम्प्ट कर दिया या मर्डर कर दिया उसने, और बाप रे मर्डर कर दिया मतलब सजा उम्र कैद हो सकती है। चलो जाके सीधे पकड़ लो, वारंट लाने की जरूरत नहीं है। कंडीशन टू अरेस्ट, अरेस्ट करने के लिए कंडीशंस क्या दे रखी है? इफ नेसेसरी टू प्रिवेंट फर्दर ऑफेंस, इंश्योर इन्वेस्टिगेशन, इंश्योर प्रेजेंस इन द कोर्ट। आप व्यक्ति को अरेस्ट करोगे इसलिए ताकि वो कोई दूसरा ऑफेंस ना कर सके, आपकी इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर तरीके से निकले, और आपको उसको कोर्ट में प्रेजेंट करना पड़ता है। आगे पढ़ेंगे विद इन 24 आवर्स। कितने घंटों के अंदर? 24 घंटों के अंदर उसको प्रेजेंट करना पड़ता है। हाँ या ना? हाँ, एक नई चीज है, स्पेशल प्रोविजन फॉर पर्सन अबाउ 60 ईयर्स और इन्फॉर्म्स। इन्फॉर्म्स मतलब क्या बोलते हैं उनको, अपाहिज टाइप। और अगर 60 साल से ज़्यादा व्यक्ति है, बुजुर्ग व्यक्ति है, और अगर उनको अरेस्ट करना है, तो भाई साहब आपको परमिशन लेनी पड़ेगी डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। मतलब पहले डी कोर्ट की तो परमिशन नहीं लगेगी, लेकिन डीएसपी की परमिशन लो, डीएसपी की परमिशन के बाद फिर उस व्यक्ति को अरेस्ट करो। क्या ये बात समझ में आ गई? और नोटिस इंस्टेंट ऑफ अरेस्ट, अगर आपको ऐसा लगता है कि आप एक नोटिस भेज दोगे और नोटिस के द्वारा आप सामने वाले व्यक्ति को पुलिस स्टेशन में बुला सकते हो और व्यक्ति आ जाएगा, मतलब बहुत सीरियस ऑफेंस नहीं है, तो अरेस्ट करने की बजाय आप नोटिस भेज दो। हाँ, अगर नोटिस भेजने के बाद भी नहीं आया तो फिर वो अरेस्ट होगा, फिर आप अरेस्ट कर सकते हैं। आपने नोटिस से बोला और नोटिस के बाद भी नहीं आया तो फिर ये अरेस्ट करने वाला मुद्दा है, फिर आप इसको अरेस्ट कर सकते हो। क्या ये बात समझ में आ गई? यस और नो? चलो, तो यहां तक की बातें अपन ने करी है। अब इसके बाद शुरू होता है प्रोसीजर फॉर अरेस्ट अंडर द BNSS। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्या प्रोसीजर रहेंगे, किस तरीके से किसी व्यक्ति को अरेस्ट किया जा सकता है। तो ये वाला पार्ट मैं आपके लिए लेके आऊंगा बेटा नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, ठीक है? हम नेक्स्ट लेक्चर में इस पूरे पार्ट को बहुत अच्छे से डिटेल में डिस्कस करेंगे, और उसके बाद बात करेंगे क्राइम अगेंस्ट द प्रॉपर्टी, तीसरा। ठीक है ना? तो ये अगले 2 लेक्चर्स में मैं ये सारी चीज़ें आपके साथ कवर करने वाला हूँ, और ये सारी चीज़ें हम बेल, एंटिसिपेटरी बेल, श्योरिटी बॉन्ड एंड कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस, ये सारे टॉपिक हम नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। और उसके बाद थर्ड वीडियो में जाके हम बात करेंगे अगेंस्ट द प्रॉपर्टी, ऑफेंस अगेंस्ट द प्रॉपर्टी। तो ये 3 लेक्चर में आपका पूरा BNS कवर होने वाला है, श्योर। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए। और अगर कोई भी तकलीफ है तो यू कैन रीच मी आउट, है ना, एट विद्योदय। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।